बच्चों देखो, एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की mRNA में, जिसके पास सारे की सारी इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये जो सीक्वेंस है 3 बेसिस की, जो एक सिंगल एमिनो एसिड के लिए कोड करती है, उसको हम कहते हैं कोडोन। फॉर एग्जाम्पल AUG कोड करता है एमिनो एसिड मिथियोनिन के लिए। तो अलग अलग टाइम पे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे जॉर्ज गैमो, उन्होंने कहा कि जो 20 एमिनो एसिड है ना, वो सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होने चाहिए। देन हरगोविंद खुराना ने एक केमिकल मेथड डेवलप किया आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। मार्शल नीरनबर्ग ने एक सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ओका ने पॉलीमराइजेशन किया आरएनए का। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने कंट्रीब्यूशंस दिए। अब बात यह आती है कि व्हाई दिस जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। ये सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ 3 बेस जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मिलके कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन में भी 3 बेसिस ही होते हैं। तो देखिए, अलग अलग कंडीशंस में हम बात करते हैं। अगर जेनेटिक कोड को हम मानते हैं सिंगलेट, तो देयर विल बी इम्पॉसिबल कि जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उन सब के लिए कोड हो सके, क्योंकि सिंगलेट कोड तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। बट देर आर 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो अलग अलग फॉर्म में कंबाइन करके 100 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो बाकी 16 जो बच गए अमीनो एसिड, उनका क्या होगा, है ना। तो ये जो केस है फर्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो जेनेटिक कोड है वो सिंगलेट तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि अगर डबलेट हो तो क्या हो। तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। तो 4⁻² अगर हम करते हैं तो देयर विल बी 16। अभी भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि 20 अमीनो एसिड हैं, तो ये 2 लेटर का भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर कि ना सिंगलेट है ना डबलेट है। तो अब हम तीसरे केस की तरफ जाते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट है तो क्या होगा, 4⁻3 तो 16 कोडोन्स बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब एक्सेस हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन के लिए कोड करें। सो ये ज़्यादा रियलिस्टिक कंडीशन है एज कंपेयर टू सिंगलेट और डबलेट। लेकिन अभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं होना। हम एक चौथा केस और लेते हैं जहाँ पे 4 लेटर का कोड अगर होता है तो क्या होगा, तो वो 26 कोडोन्स बनाएगा। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ ना कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है नंबर। तो इसीलिए सिंगलेट में 4, डबलेट में 16, ट्रिपलेट में 64। और अगर हम आगे चलते हैं तो इसे क्लियर कट आप देख पा रहे होगे कि जो ट्रिपलेट की कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली फिजिबल है। तो इसलिए जॉर्ज गैमो ने ये बताया कि जो कोडोन है, जो जेनेटिक कोड है, वो ट्रिपलेट है जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता है। दीज कोडोन्स आर वेरी स्पेसिफिक, है ना। और आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी हम बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। एलानिन से लेके आर्जिनिन, एस्परजीन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलिन, सेरिन, थेरोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलिन। ये 20 एमिनो एसिड्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होके हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। और ये है डिक्शनरी, आप कह सकते हो जेनेटिक कोड की डिक्शनरी। ये 4 जो कोडोन है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनमें से 3 मिलके क्या बना रहे हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ट्रिपलेट है, कोडोन, है ना। तो इस डिक्शनरी को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं बच्चों कि कैसे ये हेल्पफुल है हमारे लिए और जेनेटिक्स का सिनेरियो इसने कैसे चेंज किया। अब देखिए बेसिक चीज़ें बताते हैं अभी आपको दोबारा से।
कोडोन हो गया ट्रिपलेट, 61 कोडोन कोड करेंगे अमीनो एसिड्स के लिए। लेकिन जो 3 हैं जिनको पहले भी मैंने बताया था नॉनसेंस कोडोन्स, है ना, UAA, UAG एंड UGA नॉनसेंस कोडोन हो गए। AUG का डुअल फंक्शन है, ये मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है और ये इनिशिएशन कोडोन की तरह भी काम करता है। यूकैरियोट्स में मेथियोनिन पहला अमीनो एसिड होता है बच्चों, और फॉर्माइल मेथियोनिन प्रोकैरियोट्स में पहला होता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। मेन प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इसको यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो पहली बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोड ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट और डबलेट क्यों नहीं होता, इसका रीज़न अब आपको क्लियर कट हो गया है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो 3 बेसिस के सीक्वेंस है वो सेम अमीनो एसिड बनाएगी, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ऑल्दो देर आर सर्टेन एक्सेप्शन कि जैसे पैरामीशियम या कुछ और प्रोटोजोन्स में UAA और UGA वो जो टर्मिनेशन कोडोन है वो ग्लूटामिन के लिए कोड करते हैं। तो देर आर सर्टेन एक्सेप्शन, अदरवाइज दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। द जेनेटिक कोड इज commaless, there is no punctuation mark, there is no pauses after any triplet। वो कंटिन्यूएशन में और कोई डिमार्केशन नहीं होती, कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होगी कोडोन्स के बीच में। सो दे आर इन अ कंटिन्यूअस फ्लो, इसलिए इसको कहते हैं commaless। क्लियर टू एवरीवन? देन दिस कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, इसका मतलब है कि सेम लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट कोडोन्स, कि जो सिंगल बेस है वो एक ही कोडोन की फॉर्मेशन में एक बार टेक पार्ट कर सकता है, एडजेसेंट कोडोन के साथ वो नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो CAT GAT, ये 6 बेसेस हैं, तो इसमें 2 ही तो नॉन ओवरलैपिंग कोड बनेंगे, CAT एंड GAT। लेकिन ऐसा नहीं कि CAT GAT ATG TAT इस तरह से कोडोन्स बन जाएं। क्लियर? द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। अब हमें पता चल चुका है कि 64 कोडोन्स हैं और एक पर्टिकुलर कोडोन एक से स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अब इसमें से 61 जो कोडोन है वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, और जो 3 हैं वो नॉनसेंस कोडोन होंगे या स्टॉप कोडोन होंगे, है ना। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी होगी तो इसका मतलब एक कोडोन एक से ज़्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चों बात आती है डीजेनरेसी ऑफ कोड की, कि मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे कोडोन हैं जो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, सिर्फ 2 अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन, इनको सिर्फ एक कोडोन कोड करता है। 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको 2 कोडोन कोड करते हैं, और एक अमीनो एसिड आइसोल्यूशन ऐसा है जिसको 3 कोडोन कोड करते हैं। 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको 4 कोडोन कोड करते हैं, और 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं विच आर कोडेड बाय 6 कोडोन्स। तो जो मल्टीपल सिस्टम है कोडिंग का, इट इज नोन एज डीजेनरेसी ऑफ कोड। जो डीजेनरेसी में होता क्या कि जो पहले 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो तो सेम होंगे, लेकिन जो थर्ड वन है वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नाइट्रोजन बेस हैज नो इफेक्ट ऑन कोडिंग, इसलिए इस थर्ड पोजीशन को वूबल पोजीशन भी कहा जाता है। कोड पोलैरिटी, जेनेटिक कोड जो है बच्चों वो एक फिक्स डायरेक्शन में रीड किया जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्यों? अगर कोड को हम अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो 2 डिफरेंट प्रोटीन्स को वो स्पेसिफाई करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो मैसेजेस हैं mRNA में वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड किए जाते हैं। तो पोलैरिटी क्या होगी जेनेटिक कोड की? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। क्लियर? चलिए, चेन इनिशिएशन कोडोन मैंने बताए थे आपको, एक बार फिर से हम उसको रिवाइंड करते हैं। जो फर्स्ट कोडोन होता है मैसेंजर आरएनए में, उसको कहते हैं स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडोन।
AUG methionine is starting codon in यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही टर्मिनेशन कोडोन 3 ट्रिपलेट्स हैं, UAA, UAG, UGA। इनके नाम मैंने आपको बताए थे, अगर आप में से किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। UAA ओकरे, UAG एम्बर एंड UGA ओपेल के लिए कोड करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको चेन टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई tRNA नहीं प्रेजेंट होता या tRNA कोई एंटीकोडोन कैरी नहीं करता। 61 कोडोन जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं उनको सेंस कोडोन कहेंगे, और बाकी जो बच गए ये तीनों UAA, UAG एंड UGA जो किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इनको कहते हैं नॉन सेंस कोडोन, ठीक है ना। अब इनको स्पेशल सेंस कोडोन भी कहा जाता है, क्लियर। अब जो जीन और DNA के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उनको म्यूटेशन के हेल्प से बेस्ट स्टडी किया जा सकता है कि अगर रीअरेंजमेंट हो जाए, डिलीशंस हो जाए DNA में, जिसकी वजह से कोई भी जीन का लॉस या गेन हो जाएगा और इसकी वजह से उसका फंक्शन भी अफेक्टेड होगा। क्योंकि जब इनर्शन या डिलीशन होगा 1-2 बेसिस का, तो उसकी वजह से जो पूरा रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। तो जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे म्यूटेशंस होते हैं तो उनको कह देते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। लेकिन अगर एक सिंगल बेस पे म्यूटेशन होगा तो वो कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन, और उसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जो बीटा चेन होती है ग्लोबिन की, उसमें 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलिन की फॉर्मेशन हो जाती है, और इससे जो RBCs हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। जेनेटिक कोड के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ RNA। नॉर्मली 3 टाइप का RNA देखने को मिलता है। मैसेंजर RNA जो प्रोटीन को एनकोड करने का काम करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के टाइम पे, ट्रांसफ़र RNA जिसको हम tRNA या अडप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एंड rRNA या राइबोसोमल RNA। इसमें से बच्चों mRNA और राइबोसोमल RNA की स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अब बेसिकली हम बात करेंगे या मेनली हम बात करेंगे tRNA की, ट्रांसफ़र RNA की। ये tRNA एमिनो एसिड्स को लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है, इसलिए इसको अडप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। क्रिक ने ये कंसेप्ट दिया था कि ये tRNA जो है अडप्टर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एमिनो एसिड के साथ लिंक भी करता है और जेनेटिक कोड को या कोडोन को रीड करने का भी काम करता है। इसमें एंटीकोडोन लूप होता है जिसमें कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। इसमें एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जहाँ पे एमिनो एसिड आके बाइंड करता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट और एंजाइम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ये tRNA मॉलिक्यूल जो है ना, ये छोटे छोटे से 60 जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो टोटल सेलुलर RNA का 10 से 15% बनाता है। अब आपको पता है बच्चों यूनिकनेस क्या है tRNA की? यहाँ पे बहुत सारे अनयूजुअल बेस पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो नॉर्मल बेस पेयर्स हैं, यूजुअल बेस पेयर्स हैं, वो तो होते ही होते हैं, उसके अलावा कुछ अनयूजुअल बेस पेयर्स भी होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं tRNA मॉलिक्यूल को फ्रॉम डिहाइड्रेशन बाय RNAs। क्योंकि जो tRNA है ना, ये फ्रीली मूव करता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे एडेनिन की जगह इनोसिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल की जगह सूडो यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और यूरिडिन की जगह डिहाइड्रोक्सी यूरिडिन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज यूनिकनेस ऑफ tRNA मॉलिक्यूल। अब जो tRNA है ये 3 स्ट्रक्चर्स में मेनली देखने को मिलता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जहाँ पे एक सिंपल लीनियर सिक्वेंशनल अरेंजमेंट होगा न्यूक्लियोटाइड्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो 3D स्ट्रक्चर है, एल शेप स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्टैकिंग जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंपल लीनियर सीक्वेंस है 60 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना।
जो मॉडिफाइड बेसिस हैं वो 20% के आसपास बनाते हैं टोटल बेसिस का किसी भी टीआरएनए मॉलिक्यूल में। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, जो ट्रू डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है टीआरएनए की, हॉली ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया और क्लोवर-ली मॉडल इसको कहा जाता है। इसके 4 अलग अलग रीजन है और एक अनआइडेंटिफाइड रीजन है जिसको हम वेरिएबल आर्म भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, एंटीकोडोन आर्म एंड स्पेसिफिक एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, और 5वीं होती है वेरिएबल आर्म विद अननोन रीजन, ऐसा कहा जाता है। तो एक एक करके हम इन सारे रीजन्स की बात करते हैं। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहाँ पे आके एमिनो एसिड अटैच होता है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे CCA प्रेजेंट होता है विद OH एट द टिप। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है स्पेसिफिक एमिनो एसिड का ज्वाइन करेगा OH ग्रुप ऑफ A इन CCA टू फॉर्म एमिनो एसाइल tRNA। तो ये बहुत स्पेसिफिकली काम करता है, बाइंडिंग बहुत प्रिसाइज होती है एमिनो एसिड की। सेकेंड आर्म जो है, सेकेंड रीजन जो है उसको डी आर्म कहा जाता है या DHO आर्म भी कहते हैं। इसमें स्टेम और लूप, जहाँ पे अनयूजुअल पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, डाईहाइड्रो यूरेसिल प्रेजेंट होता है, 4 बेस पेयर का स्टेम होता है और एक लूप होता है जहाँ पे डाईहाइड्रो यूरिडीन प्रेजेंट होगा। रिकॉग्निशन साइट है स्पेसिफिक एंजाइम एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के लिए, जो एमिनो एसाइलेशन कोज करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ tRNA टर्सरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है T5C लूप या T5C आर्म, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ T5C थाइमिन स्यूडोयूरिडीन साइटोसिन। यहाँ पे स्यूडोयूरिडीन एक अनयूजुअल बेस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। यहाँ पर भी स्टेम और लूप प्रेजेंट होता है। स्टेम में 5 बेस पेयर्स हैं, जिसमें बाहर के जो 3 पेयर हैं वो साइटोसिन गुआनिन रिच हैं। लूप में 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लूप राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट रखता है। अब एंटीकोडोन लूप में जो स्टेम और लूप है वहाँ पर 5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और जो लूप है उसमें 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। इन 7 में से मिडिल 3 जो होंगे वो एंटीकोडोन की फॉर्मेशन कर देंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे होंगे। जो एंटीकोडोन है वो कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा mRNA पे, उसके साथ बाइंड कर देगा और स्पेसिफिक एमिनो एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। एंड लास्टली जो वेरिएबल आर्म है ये 3 और 21 थर्ड और 21 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट होती है ना। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एमिनो एसिड tRNA एनकोड कर रहा है। बट tRNA को क्लास 1 कहेंगे अगर इसमें ये नहीं होता है, और क्लास 2 कहेंगे अगर इसमें ये होता है। जो लेंथ है वेरिएबल आर्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिकॉग्निशन ऑफ एमिनो एसाइल tRNA सिंथेज एंजाइम। ये आप देख पा रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बताई जाती है, जिसको एल शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे डी लूप और टी लूप आपको दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और एल शेप की जो स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। नाइट्रोजनस बेसिस और राइबोस फॉस्फेट बैकबोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, और राइबोस फॉस्फेट बैकबोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब tRNA को अडप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? बच्चों, tRNA जो है अपने आप को अटैच कर लेता है इनिशिएशन के थ्रू, इलोंगेशन फैक्टर्स के थ्रू राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स में, जिससे ये हेल्प करता है करेक्ट एमिनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करने में जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एमिनो एंटीकोडोन लेके आता है विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन ऑफ मैसेंजर RNA। इन रीजन्स की वजह से ही tRNA को अडप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। समझ आई बात? अब बेसिक फंक्शन क्या है tRNA के? ये ट्रांसफ़र करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम्स पे, जिससे कि प्रोटीन के सिंथेसिस हो सके। ये एंटीकोडोन को कैरी करता है और कोडोन एंटीकोडोन मिलके एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर? तो ये 2 यूनिक फंक्शंस होते हैं जो कि एक tRNA मॉलिक्यूल परफॉर्म करता है। दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट मैसेंजर RNA, उसके फंक्शन क्या होते हैं। होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है
तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए